अफसरनामा में बात हो रही है 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी डॉक्टर आरसी मिश्रा जी के बारे में। हमारे साथ मौजूद है सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि बड़ी उम्मीद रहती है, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस के लिए होना चाहिए। हम पहले देखते थे, चाहे वो पुलिस स्टेशन है या दूसरी बिल्डिंग है, हरियाणा पुलिस की बड़ी बुरी हालत होती थी, लेकिन अब स्थिति सुधरी है। आपके एमडी बनने के बाद की स्थिति का अगर हमारे दर्शकों को बताएं तो क्या कुछ सुधार हुए हैं? मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन 1989 में ये बना था। पहले हरियाणा पुलिस के जितने हाउसेस, पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइंस जो भी होता था, ये सब काम पीडब्ल्यूडी करती थी 89 के पहले। 89 के बाद जब पूरे हरियाणा में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का जो है गठन हुआ, तो हम लोग इसका काम चालू किए और धीरे धीरे हमने जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं, पुलिस पोस्ट है, पुलिस लाइंस हैं, जितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इस सब का जो है निर्माण हमने चालू किया। हरियाणा सरकार से भी हमको काफ़ी फंड मिलता रहा हर वर्ष। साथ में भारत सरकार से भी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे काफ़ी फंड मिलते रहे। उस आधार पे यहाँ पे हमने काम चालू किया और आज हरियाणा पुलिस पूरे देश में अग्रणी है। सबसे अच्छे क्वालिटी के हमने मकान बनाए हैं, पुलिस स्टेशंस बनाए हैं, पुलिस लाइंस बनाई हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं और जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हमारा ऑलमोस्ट जो है 20% से ऊपर हो गया है, जो कि हम जवानों को रहने के लिए मकान दे रहे हैं और वहाँ पे सभी जो है मॉडर्न सुविधाएं हम दे रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि अब तक हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने 13 नई पुलिस लाइन का निर्माण किया है। अभी 1-2 पुलिस लाइन का और काम चालू होने जा रहा है। हम लोगों ने तकरीबन 150 नए पुलिस स्टेशंस बनाए हैं। करीब जो है 50 के करीब हमने पुलिस पोस्ट बनाई हैं। साथ में हमने 25 के करीब ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस, 25 के करीब महिला पुलिस स्टेशंस और इस तरह करके साइबर पुलिस स्टेशन अभी सब जिलों में बन रहे हैं। तो ये जो काम है ये फुल स्पीड में चल रहा है और हर पुलिस स्टेशन में मित्र कक्ष भी बन गए हैं, जो कि सभी सुविधाओं से लैस हैं। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाता है तो उनको पूरा वहाँ पे मान सम्मान दिया जाता है और उनके साथ जो है बातचीत करके जो भी उनकी समस्या उसका समाधान करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। साथ में जो हमने पुलिस लाइंस बनाई हैं, वहाँ पे सभी के फैमिली क्वार्टर्स बन रहे हैं, सिपाहियों के, हवलदारों के, एएसआईज के, सब इंस्पेक्टर के, इंस्पेक्टर के, डीएसपीज के और यहाँ तक कि एसपीज के, डीआईजीज और आईजी तक के अब हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर्स में भी बनाना चालू कर दिया है और इन जवानों को वहाँ पे पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेशली हरियाणा केवल ऐसा राज्य है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर बड़े ज़िले पे हमने डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनाई हैं और वहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल्स चल रहे हैं और उन स्कूलों में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दी जा रही है। बहुत से आसपास के इलाके के जो प्राइवेट लोग हैं उनकी भी कोशिश ये रहती कि इन स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं जिससे उनसे अच्छी शिक्षा मिले। दूसरा, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और बच्चों में जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही अच्छी है। हमारे स्कूल के बच्चे आईआईटी में, मेडिकल में और बहुत सी सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हो रहा है। जो आर्मी की सर्विसेज हैं, डिफेंस सर्विसेज हैं, उनमें भी जा रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे जवान दिन रात लगातार ड्यूटी पे रहते हैं जी, वो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाते, उनकी शिक्षा पे ध्यान नहीं दे पाते। उसके लिए विभाग पूरी तरह से, पुलिस विभाग तत्पर है, उनको पूरी शिक्षा दी जाती है, उनके बच्चों का ख्याल रखा जाता है और इसलिए हर ज़िले में पुलिस पब्लिक स्कूल खोले गए हैं और आगे भी प्लान है कि जो बड़े सब डिवीज़न हैं वहाँ पे भी इस तरह के पुलिस पब्लिक स्कूल खोले जाएंगे जिससे कि उनको शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। साथ में जवानों के स्वास्थ्य के लिए एनुअल चेकअप जो है यहाँ पे होता है और एनुअल चेकअप में जिस जवान को जिस तरह की प्रॉब्लम होती है उस तरह से उसकी पूरी जो है उसका निदान के लिए भी कार्रवाई होती है। तो पुलिस विभाग में जो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो हमारा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है, हमारा काम है वहाँ पे निर्माण कार्य करना, अच्छी क्वालिटी की जो है उनको रहने की व्यवस्था करना, अच्छे पुलिस स्टेशंस बना करके देना,
अच्छी पुलिस लाइंस और जवानों के लिए सभी जो है पुलिस मुलाजिमों के लिए मकान देना, ये सब कार्य पूरी तरह से हमारा चल रहा है। हम लोगों ने हरियाणा सरकार ने जो पैसे दिए हैं, जो सपोर्ट किया, उससे तो हम बना ही रहे हैं। बीच में यहाँ पे 550 करोड़ रुपए हुडको से लेकर के भी कि तुरंत जल्दी मकान मिल जाएं, उससे भी निर्माण जो है पुलिस हाउसेस का हुआ है, जिसमें जवान और जो हमारे एनजीओज हैं उनके हाउसेस बने हैं। तो हाउसिंग का जो है हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा लेवल पहुँच गया है और सभी लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा हो गया है। साथ में ये अच्छी चीज बताइए सर आपने। एक मैं बीच में ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह की स्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि पहले जो पुलिस या पुलिस स्टेशन की जो इमेज होती थी, बिल्डिंग का बेहतर हो जाना सच में क्या मोराल उनका हाई करता है आपकी पुलिस का? दूसरे ये कि जो परसेप्शन पहले बना हुआ था पुलिस को लेके, अगर इस तरह की सुविधाएं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो आम लोगों में भी जाहिर सी बात है मैसेज अच्छा जा रहा है। बिल्कुल बहुत सही है। देखिए, जैसा माहौल होगा वैसा ही आपकी सोच होगी। यदि पुलिस स्टेशन आपका साफ सुथरा है, अच्छा बना हुआ है, सभी सुविधाओं से लैस है, तो वहाँ जो बैठे हुए पुलिस कर्मचारी हैं वो भी खुश होंगे। उनका जो है मानसिक रूप से भी वो बहुत ही अच्छे जो है स्टेटस में होंगे। जब वो खुश होंगे, उनके पास जो भी व्यक्ति मिलने आएगा तो उसकी भी वो सुनवाई करेंगे और खुश करके भेजेंगे। यदि जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा पुलिस स्टेशन में यदि बहुत टूटा फूटा है और वहाँ पे बैठे व्यक्ति जो दुखी है, परेशान है, तो जो व्यक्ति आएगा उसको भी वो खुश नहीं भेज सकेगा, उसको भी वो परेशान कर लेगा। इसलिए हम लोगों का जो है उद्देश्य यही है कि हम बहुत ही अच्छा परिवेश दें, बहुत ही अच्छा माहौल दें, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स दें, पुलिस स्टेशन को इतना बढ़िया बना दें कि जो भी जनता वहाँ पे जाए उसको वहाँ पे अपनापन लगे कि हम अपने पुलिस स्टेशन पे आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे जो बैठे हुए पुलिस कर्मचारी हैं, यदि वो खुश हैं, वो हैप्पी मूड में हैं, तो जनता की सुनवाई होगी, जनता को न्याय मिलेगा और जनता को खुश हालात में वहाँ से वापस भेजेंगे। एक और चीज़ सर, ये बात हो गई, आपकी जिम्मेवारी है आपके कॉरपोरेशन की कि पूरी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस का वो बेहतर बने, लोगों को सुविधाएं अच्छी मिले और पुलिस वालों का भी मोरल हाई रहे। लेकिन एक बात लगातार आती है कि आपकी पुलिस से मिलकर, जो आपने मित्र कक्ष की बात करी, लेकिन वो कक्ष तो बन गए हैं, उनके भीतर जो चेंजेज होने चाहिए पुलिस वालों के, वो अभी भी एक आम आदमी या यूं कहिए कि एक जो व्यक्ति है वो डरता है कहीं ना कहीं पुलिस के पास जाने से। बदमाशों में जितना खौफ होना चाहिए उतना आम आदमी में है। उसको लेकर आप क्या समझते हैं कि जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो मित्र कक्ष की बात है या दूसरे आप लोगों के इनिशिएटिव हैं, वो कामयाब हैं? मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, मित्र कक्ष इसीलिए बनाए गए हैं कि थाने के अंदर जाने से लोग थोड़ा सा झिझकते हैं, इसलिए वो थाने के पहले ही गेट में मित्र कक्ष बना दिए गए हैं, जिसमें कि लोग जाएं, वहाँ पे अपने आप को जो है अच्छा फील करें। वहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो आपकी समस्याओं को सुनेगा, सुनने के बाद वहीं से वो कंप्यूटर के थ्रू अंदर भेज देगा मुंशी के पास, और जो उसमें कार्रवाई करनी होगी वो कंसर्न प्लेस पे वो चला जाएगा, कंसर्न आईओ के पास चला जाएगा। तो इससे क्या है कि आपका जो एक डर जो है थाने के अंदर जाने का है वो कम हो जाता है। आप पहले ही मिल करके जो है वहाँ पे अपनी बात कर लेते हैं। और कई जगह तो जो है आपके प्राइवेट लोग वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर से बैठे हैं, जो आज जिनसे आपका इनकाउंटर होगा, वो बैठ करके आपकी बात सुनते हैं, जहाँ पे आप अपने को बहुत ही अच्छा महसूस कर दें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे लोगों में काफ़ी जो है फ़र्क पड़ा है। जो महिला थाने हमारे खोले गए हैं उसमें भी महिलाओं को बहुत फ़र्क पड़ा है। अब महिलाएं थानों में जा कर के अपनी जो है समस्या को सही तरीके से बता सकती हैं, एक्सप्रेस कर सकती हैं। वहाँ पे उनको डर नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं झिझक होती है मेल से फीमेल को बात करने में। तो महिला थाने का भी यही है, सेम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हैं। जितनी जो है ट्रैफिक, जिस हिसाब से जो है गाड़ियां बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमको ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है। तो मैं जो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हर जिलों में बने हैं उनसे भी काफ़ी कुछ जो है जनता को राहत मिली और मैं समझता हूँ इसमें सरकार जो है बहुत कुछ अभी कर रही है। तो हरियाणा एक अग्रणी राज्य है जहाँ पे आधुनिक सुविधाओं के लिए काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है। एक और चीज आती है सर, ये जिस तरह से लगभग 34 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव आप हरियाणा पुलिस में आपका रहा है,
अगर चुनौतियों की बात करें, आपके दौर में बहुत सारी चुनौतियां रही होंगी, लेकिन एक और चुनौती उभर के आ रही है, जिस तरह से चाहे वो एआई की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, इस तरह के चैलेंजेस से पुलिस जो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं कि हम मजबूत हो रहे हैं, तो क्या सक्षम है हरियाणा पुलिस? क्योंकि लगातार साइबर क्राइम और इस तरह के क्राइम को लेकर बहुत सारे सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, उसी के पैटर्न पे पुलिस को भी हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। और पुलिस में जो है लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट डिवाइसेस, जितने साइबर के जो इक्विपमेंट्स हैं, साइबर पुलिस स्टेशंस, वहाँ पे सभी तरह की चीज़ों को जो उपलब्ध कराया जा रहा है। और पुलिस लगातार इन चीज़ों को हल करने में काफ़ी कुछ जो है उसको जो है इसमें वो क्लूज मिल जाते हैं। पर्टिकुलरली जब से मोबाइल्स आ गए, सीसीटीवी आ गया, पुलिस को जो है सॉल्व करना केस बहुत आसान हो गया। पहले हम जो है ट्रैकिंग को जो है देखते थे, पद चिन्ह ढूंढते थे, पहले अंधेरे में तीर चलाते थे, कहाँ का बंदा होगा, क्या उसका चेहरा होगा। लेकिन अब तो सीसीटीवी आने से सब कुछ क्लियर है। तो मैं समझता हूँ ये जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है वो बोथ वे है। जितना क्रिमिनल को फ़ायदा होता है उतना पुलिस को भी फ़ायदा होता है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्रिमिनल्स को बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात सर, ज़्यादातर लोग जो चाहे वो साइबर क्राइम की ठगी का शिकार हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है, जैसे आपने कहा कि बहुत वेज है, अ, अपराधी भी इसका इस्तेमाल करता है, आम आदमी भी कर सकता है अपने बचाव के लिए। तो जागरूकता के लिहाज से हरियाणा पुलिस, चाहे वो साइबर क्राइम हो या टेक्नोलॉजी हो या दूसरी जो चीज़ें जिनसे वो अपराध का शिकार बनती है, उसे लेकर जागरूक अवेयरनेस के लेवल पे क्या कुछ हरियाणा पुलिस की तरफ से ऐसी स्थिति है? देखिए, ये काम तो पुलिस विभाग कर रहा है लगातार। और पुलिस विभाग के बहुत से एजेंसीज हैं उनके साथ काम कर रही हैं। क्योंकि मैं तो पुलिस हाउसिंग में हूँ, तो बेसिकली ज़्यादातर बात तो मैं पुलिस हाउसिंग की करूँगा। लेकिन इसमें भी काम काफ़ी हो रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इस पे सेमिनार्स भी हो रहे हैं, इसमें काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। प्रेस, मीडिया सबको साथ लेकर के हर ज़िले में मेरे को पता है, हर ज़िले में जो है पुलिस जो है जागरूकता का अभियान चला रही है, जनता को भी जागरूक कर रही है। सोशल मीडिया के थ्रू भी हो रहा है। बैंक और जितने भी एजेंसीज हैं वो भी हैं। भारत सरकार की तरफ से काफ़ी एडवर्टीजमेंट मैं टीवी में देखता हूँ कि जनता को जो है आगाह किया जाता है कि आप ये स्टेप ना लें कि कहीं आपका अकाउंट ना हो जाए। आप पर्टिकुलरली कोई मैसेज आता है तो क्लिक ना करें कि नहीं तो आपका वहाँ से बैंक बैलेंस कट जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें, तो जागरूकता अभियान तो चल रहा है, हर फ्रंट में चल रहा है। समाज की भी तरफ से चल रहा है, पुलिस की भी तरफ से चल रहा है, सरकार की भी तरफ से चल रहा है, प्रेस मीडिया की तरफ से भी चल रहा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें जो है लगातार हमको अपना प्रयासरत रहना चाहिए और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते रहें। सर, बहुत सारे चैलेंजेस जब आप बड़ी जिम्मेवारी पे होते हैं, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं कि हरियाणा पुलिस को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, तो क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको लेके अगर वो खत्म हो जाएं या उनमें कुछ कमी आए तो और बेहतर स्थिति हो सकती है हाउसिंग कॉरपोरेशन की आपकी? देखिए, चैलेंजेस लाइफ में हमेशा होते हैं। हमारे यहाँ एक फार्मूला है, कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर आदमी को अस्तित्व के लिए जीना पड़ता है और वही जीता है जो उसमें फिट होता है। तो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में चैलेंजेस होते हैं। और चैलेंजेस हैं इसलिए उनको हम चेज कर रहे हैं और चेज करके उसको हम पूरा कर रहे हैं, उसको हम उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हम पूरी सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। तो चैलेंजेस तो रहेंगे, जब तक मानव सभ्यता रहेगी चैलेंजेस रहेंगे और तब तक हम उसको चेज करते रहेंगे, उनका समाधान करते रहेंगे। 3.5 दशक से ज्यादा का अनुभव हरियाणा पुलिस का बड़े बड़े अपराधों पर लगाम लगाई, और अब ऐसी स्थिति कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा पुलिस के पास देख रहे हैं उसमें बड़ा योगदान डॉक्टर आरसी मिश्रा जी का है। लेकिन ये चेहरा एक और है, इसके अलावा दूसरी जो चेहरा है सर का, वो बड़ा ही सॉफ्ट, बड़ा ही अध्यात्म से जुड़ा है। उस पहलू के बारे में भी आपको बताते हैं। सर, आपके बारे में अमूमन ये सुनने को मिलता है कि अध्यात्म और
ये जीवन का एक ऐसा यूँ कहिए कि ऐसा हिस्सा है अध्यात्म। हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसको जीना, ये आप बड़े बेहतर ढंग से जाते हैं। पुलिस में अध्यात्म कितना मददगार किस लेवल पे हो सकता है, ये थोड़ा सा बताइए। इस तरह का दोनों में जो कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि पुलिस और अध्यात्म का कोई लेना देना होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी डेफिनीशन है, मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि विज्ञान की भाषा में कहो तो विज्ञान सबको एनिमल कहता है। यू ऑल बिलोंग टू एनिमल किंगडम एंड यू ऑल आर एनिमल। लेकिन जब हम सोशलॉजी में जाते हैं तो समाजशास्त्र में कहा गया है मैन इज ए सोशल एनिमल। सिर्फ मैन के लिए एक शब्द जोड़ा है, सोशल। यदि आप सोशल हैं तो मैन कहलाएंगे, नहीं तो सोशल काट दो तो फिर क्या हो जाएगा, मैन इज एन एनिमल, क्योंकि वो बायोलॉजिकल ओरिजिन है। बिल्कुल ठीक। तो हम सब जो है बायोलॉजिकल ओरिजिन में जाएंगे तो एनिमल हैं, लेकिन सोशल में जाएंगे तो हम सामाजिक हैं। सामाजिक होने का मतलब है कि हमको सबको एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के सुख दुख बांटना है, एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाना है। मनुष्य के साथ तो करना ही करना है, मनुष्य के साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, जीव जंतु, नदी, पर्वत, सबको साथ लेके चलना है। हमारी जो फिलॉसफी है वो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली और सर्व वसुधैव कुटुम्बकम। तो हमारा जो अध्यात्म क्या कहता है, अध्यात्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है, दो शब्दों का मेल है, अध्य और आत्म। अध्य मीन्स अध्ययन, आत्म मीन्स आत्मा का। जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा का अध्ययन कर लिया वो आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक का मतलब क्या हो गया कि फिर उसको अपनी आत्मा के अंदर की जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई। और आत्मा में कौन होता है, परमात्मा। तो आपने अपनी आत्मा को समझ लिया तो परमात्मा के साथ आपका सीधा लिंक हो गया, जुड़ाव हो गया। और जो व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ गया वो जीवन में कभी गलत काम नहीं करेगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, हमेशा समाज के साथ रहेगा, लोगों की हेल्प करेगा, सुख दुख में साथ होगा, एक दूसरे का संबंध जो है बना करके रखेंगे, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके रखेंगे, जीव जंतुओं के साथ हम जो है सामंजस्य बना के रखेंगे। इसलिए जब आप आध्यात्मिक हो जाते हो तो आपके विचार जो है दूसरे हो जाते हैं। फिर आप जो है सबके प्रति आपका अपनापन हो जाता कि ये सब हमारे अपने हैं, क्योंकि इन सब से हम जुड़े हैं। कहीं न कहीं जो हमारा ये एक लिंक है इस प्रकृति का, उस प्रकृति के लिंक में सब जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ लिंक हैं और सबका अस्तित्व एक दूसरे से लिंक्ड है। इस पृथ्वी से पेड़ पौधे हटा दो, क्या होगा, कोई जिंदा रहेगा, खाना खत्म हो जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। यदि आप जीव जंतुओं को मार दो तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इंसान को जिंदा रहने के लिए सबके साथ जुड़ना पड़ेगा, सबको अपने साथ लिंक करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक हैं तो आपका इन सब के साथ बहुत ही अच्छा संबंध होगा, आप बहुत ही खुशहाल रहेंगे और ये पूरी प्रकृति अपनी सुंदरता की ब्लूम पे होगी और मनुष्य भी अपनी जो है खुशियों के जो है उत्कर्ष पे होगा। तो इसलिए हम सबको थोड़ा सा आध्यात्मिक होने की ज़रूरत है। पुलिस में इसको कैसे एप्लीकेबल किया जाए? अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंसान बेहतर हो जाता है अध्यात्म के साथ मिलकर। पुलिसिंग कैसे बेहतर हो सकती है अध्यात्म से मिलकर? हाँ, अब मैं पुलिसिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, पुलिस में मैं जहाँ जहाँ ज़िलों में रहा हूँ या रेंज में रहा हूँ, मैंने अपने जवानों को पुलिस लाइन में और जहाँ पे मीटिंग होती थी बुला करके उनसे बात करता था और उनको भी जोड़ता था कि आप जो है अपनी आत्मा के साथ जुड़ो। आप जब भी कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आत्मा से पूछो। हमारे यहाँ कहा जाता है जब भी कोई कार्य करना, दिल की आवाज़ सुनना, दिमाग की नहीं। दिमाग में हमेशा गुस्सा होता, आवेश होता है, चार्ज होता है। दिमाग आपका अपना है, हमेशा गलती कराएगा। लेकिन दिल हमेशा शांत होता है, दिल में परमात्मा का निवास होता है। दिल कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा, जब भी बताएगा सच बताएगा, सही बताएगा। और इसका एक उदाहरण देता हूँ। आपके घर में कोई सर्वेंट है या कोई आपका बच्चा है, हो सकता है उससे छोटी सी गलती कोई हो गई, बगैर सोचे आपने धड़ाक से झापड़ मारा। किसने गलती कराई? दिमाग ने, गुस्सा दिमाग में आया। लेकिन तुरंत आपकी आत्मा से आवाज़ आएगी कि आपने सच किया या गलत।
तो आत्मा कहती यहाँ पे ब्रेक लगा के मेरी बात सुन ली होती तो शायद आपसे ये गलती ना होती। तो इसलिए जो है हमने अपनी पुलिस की फोर्स में लोगों को इस बारे में जागरूक किया है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी आत्मा से पूछ लेना। यदि आत्मा आपकी कहती है सही है तो आप उस मार्ग पे चले जाओ। नंबर 2, जहाँ भी मैं जिलों में रहा हूँ हमेशा जो है लोगों को जागरूक किया हूँ और एक ही चीज़ मैंने उनको बताई है कि तुरंत न्याय, इंस्टेंट जस्टिस इस दुनिया में कौन दे सकता है? या तो इंस्टेंट जस्टिस तुरंत खुदा देता है, या नंबर 2 पे जो इंस्टेंट जस्टिस है वो थानेदार देता है, और बीच में कोई नहीं है। मेरे पास कोई आएगा, दरखास्त में थानेदार को भेजूंगा, सरकार के पास किसी के पास जाएगा, जज के पास जाएगा, सब जगह टाइम लगेगा, डिले होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो दरखास्त थानेदार के पास ही जानी है। तो यदि थानेदार अपने जो है कार्य को समझ ले, अपनी जिम्मेदारी को समझ ले और वो इंस्टेंट जस्टिस कर दे, तो मैं समझता हूँ ऊपर और नीचे के लेवल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो इसलिए मैं थानेदार को मोटिवेट करता था कि आपका काम है तुरंत न्याय देना। और आपने देखा होगा कि जिस थाने का थानेदार तुरंत न्याय देता है वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती, फटाफट लोग जो खुश होते हैं, न्याय पाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और जिस थाने का थानेदार न्याय नहीं देता वहाँ लोग कोई जाता नहीं, फिर वो ऊपर जाता है, लेफ्ट राइट से घूमता है। तो इसलिए मैं इसको दूसरे तरीके से भी कहता हूँ कि जो हमारे थाने हैं वो न्याय के मंदिर हैं। यदि न्याय जिस थाने में मिलता वहाँ भीड़ मिलेगी, जहाँ पे न्याय नहीं मिलता वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी। ये जो अध्यात्म वाली बात, या जो आपका मोरल हाई होता है, या आप बेहतर इंसान होते हैं तो बेहतर समाज भी बनाते हैं, और जो कमज़ोर है उसको बेहतर न्याय भी देते हैं। सर का यही कहना है। अध्यात्म से अमूमन ऐसे लगता है पुलिस और अध्यात्म का क्या लेना, लेकिन ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक हैं, और ये समाज के लिए परम आवश्यक है। ये बहुत शानदार बात है और हम सब इसको अपनाएं और पुलिसिंग इससे मजबूत होगी। सर एक आखिरी सवाल कि हम ये अपने यूपीएससी जो एस्पायरेंट्स हैं, आईएएस आईपीएस, इनके लिए पूछते हैं, उनके लिए क्या आपकी तरफ से एक टिप होगी कि जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं वो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, जो बच्चा सिविल सर्विसेज में आना चाहता है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक तो उसमें डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन होना चाहिए तभी वो कुछ करेगा। कई बच्चे तो हैं कहते हैं कि हम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उनका जो स्टडी का लेवल है या जो डेडिकेशन लेवल है वो उतना नहीं है। यदि उतना डेडिकेशन लेवल नहीं होगा, दूसरा क्लैरिटी ऑफ माइंड कि हम क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं और कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। इंटरेस्ट मेरा किसी दूसरे सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, सब्जेक्ट में ले लेता हूँ सोशलॉजी, कोई इस तरह से अपने डिफरेंट सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो एक तो क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए, नंबर 2 डेडिकेशन होना चाहिए, नंबर 3 आपका जो है सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, नंबर 4 जब आप पढ़ाई करते हैं आप ये देखिए कितना टाइम आप जो है सिंसियरली सब्जेक्ट पे लगा रहे हैं। लोग कई किताबें खोले बैठे हैं, थोड़ी देर पढ़े फिर अपना सोशल मीडिया में चले गए, मोबाइल पे चले गए, टीवी पे चले गए, उनका डाइवर्जन हो जाता है। डाइवर्जन होने से क्या है, जो पहला आपने ग्रेस्प किया वो दूसरी ने आकर के इरेज कर दिया, वो आपका फिर लिंक टूट जाता है। तो जब भी आप पढ़ें, चाहे 2 घंटे पढ़ें, 1 घंटे पढ़ें, लेकिन फुली कंसंट्रेशन के साथ वो करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई रोकने वाला सिविल सर्विसेज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें 2 ही 3 चीज़ें हैं कि आपका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, नंबर 2 क्लैरिटी ऑफ माइंड, नंबर 3 कंसंट्रेशन कि आपका जो पढ़ रहे हैं टाइमली वो कर रहे हैं, नंबर 4 जो आपका टारगेट अचीव करने का, वो आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा कि जंगल में शेर जब जो है शिकार करता है तो 10 में से उसके 8-9 अटेम्प्ट फेल जाते हैं। 7-8 अटेम्प्ट फेल होने के बाद वो शिकार कर पाता। क्यों? क्योंकि जब तक शेर का पेट भरा रहता है वो हाफ हार्टेडली शिकार करता है, शिकार नहीं मिलता। जब उसका पेट एकदम खाली हो जाता है, भूखा हो जाता है और उसको लगता है अब तो भूख से मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, तो उसमें जुनून आता है, फिर वो फुल एनर्जी के साथ अटैक करता है शिकार पे और उसको अचीव करता है। तो आप में जुनून होना चाहिए,
और आप जब जुनून के साथ पूरे फुल माइंड एंड बॉडी के साथ आप सब्जेक्ट पे, अपने विषय पे, अपने टारगेट पे अटैक करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ये इससे बेहतर सीख आपके लिए हो नहीं सकती कि आपका जुनून, आपके अंदर का जो ताकत है, जो फोकस है, वो ज़रूरी है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और फिलहाल इस बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।